हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन। चैनल में बहुत स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसमें जितने भी स्वतंत्रता संग्राम हुए हैं उसको इसमें इस वीडियो में बताया गया, ठीक है। और ये आपकी किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासकर बीपीएससी टीआरई 3 के लिए। और 6 to 8 में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री और ये मॉडर्न हिस्ट्री से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। और ये बीपीएससी टीआरई 3 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बाकी 4-5 के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एनसीईआरटी बेस्ड तो है ही बात, उसके अलावा भी कुछ बाहरी हट के भी इसमें कुछ बताए गए हैं, ठीक है। कुछ सारे पॉइंट्स बताए गए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहले 1885 की कुछ महत्वपूर्ण तिथियां देख लीजिए पहले आप। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई है। फिर 1905 में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप आरंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रसार हुआ है। और 1906 में क्या हुआ है कि मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है। 1909 में क्या हुआ है कि इंडियन काउंसिल एक्ट आया है। 1912 ईस्वी में बंगाल विभाजन रद्द और राजधानी दिल्ली हस्तांतरित हुई है, ठीक है। 1909 ईस्वी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसके फलस्वरूप प्रथम विधानमंडल निर्वाचित हुआ था। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। 1929 में क्या हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान हुआ है। 1935 ईस्वी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा विधानमंडल की शक्तियों में विस्तार और निर्वाचन क्षेत्रों में वृद्धि की गई। फिर 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान के निर्माण का आह्वान किया गया। फिर नेक्स्ट है कि 1942 ईस्वी में क्या हुआ है कि भारतीय स्वतंत्रता के लिए समझौते की शर्तों को तय करने में कैबिनेट मिशन असफल हुआ, ठीक है। 1946 ईस्वी, 1942 और 46 ईस्वी में, ठीक है। फिर 1947 ईस्वी में क्या हुआ कि स्वतंत्रता प्राप्ति और भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान की स्वतंत्रता हुई, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो है फिर आपको मैप पर दिखाया गया है सारा कुछ, क्या पॉइंट है प्रथम खिलाफत का जो है कांग्रेस, ये सारा कुछ देख लिया, आप समझ सकते हैं इस मैप से, ठीक है। फिर कहाँ मतलब किस जगह पे कौन कौन सा आंदोलन हुए, ये सब आप समझ सकते हैं मैप के थ्रू, ठीक है। बस एक बार इसे नज़र दोहरा लीजिए। फिर आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। आइए, रॉलेट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून भी कहा जाता है। इसे काला कानून एवं आतंकवादी अपराध अधिनियम के नाम से भी जाना जाता था। मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने इस्तीफे में कहा था कि जो सरकार शांति काल में ऐसे कानून को स्वीकार करती है वह अपने को एक सभ्य सरकार कहलवाने का अधिकार खो बैठती है, ठीक है। फिर आइए नेक्स्ट पे नीचे चलते हैं। इस कानून के द्वारा सरकार को किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल देने का अधिकार मिल गया था, ठीक है। संपूर्ण देश में 6 अप्रैल 1919 ईस्वी का दिन जो है राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में मनाया गया, ठीक है। 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को जो है का दिन जो है राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में मनाया गया। देश भर में प्रदर्शन और हड़तालें हुई। फलस्वरूप देश में व्यापार की गति जो थी धीमी पड़ गई थी। भारत की जनता ने एकजुट होकर ऐसा व्यापक विरोध पहले कभी नहीं किया था। सरकार ने बर्बरतापूर्वक जो है दमन शुरू किया, ठीक है, उसका दमन शुरू कर दिया था। कई जगहों पर लाठी एवं गोली भी का भी सहारा लिया गया था। फिर ये जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 10 अप्रैल 1919 ईस्वी को 2 राष्ट्रवादी नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को में क्या हुआ था कि इनकी गिरफ्तारी, हालांकि कहीं कहीं 9 अप्रैल लगता है 1919, यहाँ 10 अप्रैल है, तो वो आप 9-10 अप्रैल देख लेना, जो ऑप्शन में होगा उसमें आप टिक कर देना, ठीक है। इनकी गिरफ्तारी के विरोध में जो है जालियांवाला बाग में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया था। जालियांवाला बाग अमृतसर में स्थित एक छोटा सा पार्क है जो 3 और ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है और केवल एक छोटी गली से पार्क में जाना का रास्ता था, ठीक है। इसीलिए क्या हुआ था कि उस गली को बंद कर दिया था, क्योंकि जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो फिर लोग वहाँ से भाग ही नहीं पाए थे। यह सभा शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित की गई थी, जिसमें अत्यधिक संख्या में वृद्धों, स्त्रियों और बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। अचानक ब्रिटिश अधिकारी जनरल डायर ने पार्क में एकत्रित हुए निहत्थे जनता पर गोली चलाने का आदेश दे दिया, ठीक है। जनरल डायर ने सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इसमें मरने वाले लोगों की संख्या मात्र 379 बताई गई थी, ठीक है। सरकारी रिपोर्ट तो वो गलत ही बताएगा ना, क्योंकि उस समय क्या था, ब्रिटिश का शासन था भारत में, अब वो सच्चा रिपोर्ट तो ही देगा वो। दीनबंधु एफ एंड्रयूज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई हत्या कहा, ठीक है। तो दीनबंधु, तो ये स्टूडेंट पूछे जा सकते हैं ना एग्जाम में कि किसने जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड को जो जानबूझकर की गई हत्या कहा है, तो दीनबंधु एफ एंड्रयूज ने कहा है। डायर ने शान के साथ कहा था कि लोगों को सबक सिखाने के लिए यह कार्रवाई की गई थी। जनरल डायर को इस घृणित कार्य का कोई पश्चाताप नहीं था। वह इंग्लैंड चला गया, जहां कुछ अंग्रेजों ने उसका सम्मान करने के लिए पैसे एकत्र किए थे। एक ब्रिटिश अखबार ने इसे आधुनिक इतिहास का एक नृशंस हत्याकांड कहा। ब्रिटिश सरकार ने इस हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमीशन का गठन किया था, ठीक है। तो ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सा कमीशन बैठाया था, तो हंटर कमीशन बैठाया था, जिसमें 3 भारतीय सदस्य चिमनलाल सीतलवार, सुल्तान अहमद तथा जगत नारायण। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है यहाँ। तो हंटर कमीशन में 3 भारतीय कौन कौन थे, चिमनलाल सीतलवार और सुल्तान अहमद तथा जगत नारायण थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। हत्याकांड के दोषी लोगों को बचाने के लिए सरकार ने हंटर आयोग की रिपोर्ट अपनाने से पहले
इंडेमनिटी बिल पास कर दिया, ठीक है, इंडेमनिटी बिल पास कर दिया, ठीक है। हंटर आयोग का रिपोर्ट आने से पहले क्या हुआ, सरकार ने इंडेमनिटी बिल पास कर दिया। हंटर कमीशन की रिपोर्ट को गांधी जी ने पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लिपापोती की संज्ञा दी, निर्लज सरकारी लिपापोती की संज्ञा दी। कांग्रेस ने जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में भी क्या किया था, इंडियन लोगों ने भी एक समिति की स्थापना की थी, ठीक है। समिति के अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सी आर दास, बदरुद्दीन तैयब जी और एम आर जयकर आदि भी शामिल थे, मिस्टर जयकार भी शामिल थे। अगस्त 1919 में क्या हुआ, अमृतसर में कांग्रेस का अधिवेशन संपन्न हुआ, ठीक है। अगस्त 1919 में अमृतसर में कांग्रेस का अधिवेशन संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी। इस अधिवेशन में किसानों ने बड़ी संख्या में पार्टिसिपेट किया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड से भारतीय जनता का रोष बढ़ गया था, जिसमें सरकार के दमन में भी वृद्धि हुई। परिणाम स्वरूप लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर किया गया, अखबार बंद कर दिए गए तथा उनके संपादकों को जेल में डाल दिया गया तथा या निर्वासित कर दिया गया, वहाँ से भगा दिया गया। दमन का ऐसा भयंकर दौर चला कि जैसा कि 1857 ईस्वी के विद्रोह को कुचल देने के लिए चलाया गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध स्वरूप रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाथुट की उपाधि जो थी, गांधी ने केसरी हिंद की उपाधि जो थी वापस कर दी तथा शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया, ठीक है। फिर नीचे आइए, जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब में चमनदीप के नेतृत्व में एक डंडा फौज अस्तित्व में आई, जो लाठियों और चिड़िया मार बंदूकों से लैस होकर सड़कों पर गश्त लगाते और पोस्टर चिपकाते थे, ठीक है। सरदार उधम सिंह ने लगभग 21 साल बाद 23 मार्च 1940 ईस्वी को, यानी 1919 के बाद सीधे 1940 ईस्वी को बोला, इसलिए 21 वर्ष बाद बोला है, 13 मार्च 1940 ईस्वी को उधम सिंह ने कैक्सटन हॉल लंदन में जो है माइकल ओ डायर 1919 ईस्वी में पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, उसी को गोली मारकर हत्या कर दी थी, क्योंकि इसी ने आदेश दिया था ना, आदेश दिया था माइकल ओ डायर ने, गोली चलाए थे माइकल डायर ने, याद रखिएगा आप लोग। माइकल ओ डायर ने, ओ से क्या होगा, ऑर्डर, ये ऑर्डर दिया था माइकल ओ डायर ने, और गोली चलाया था किसने, माइकल डायर ने, ठीक है। तत्पश्चात उन्हें गिरफ्तार कर 31 जुलाई 1940 को फिर लंदन की पेंटिन वेले जेल में फांसी दे दी गई थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि उधम सिंह को फांसी कहाँ दी गई थी, तो लंदन की पेंटोन विले जेल में दी गई थी, कब, 31 जुलाई 1940 को, ठीक है। 13 मार्च 1940 को मारा है और 13 को आप उल्टा कर दीजिए तो 31 हो जाएगा, फिर 31 जुलाई 1940 को आप इस तरह से याद रख सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं खिलाफत आंदोलन। तुर्की के सुल्तान को खलीफा, मुस्लिमों का सर्वोच्च धार्मिक नेता का पद प्राप्त था। ब्रिटेन द्वारा खलीफा के प्रति किए जा रहे अन्याय के विरोध में भारत में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। 1919 ईस्वी में मोहम्मद अली तथा शौकत अली, जो अली बंधुओं के नाम से प्रसिद्ध थे, ने अबुल कलाम के नेतृत्व में भी खिलाफत आंदोलन चलाया था। इस आंदोलन को चलाने के लिए एक खिलाफत कमेटी गठित की गई थी, जिसमें गांधी जी भी शामिल थे। सितंबर 1919 ईस्वी में जो है अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। सितंबर 1919 में जो है अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। 17 अक्टूबर 1919 को अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस मनाया गया। खिलाफत दिवस कब मनाया गया था, 17 अक्टूबर 1919 को अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस मनाया गया था। फिर ये नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 24 नवंबर 1919 ईस्वी को दिल्ली में हुई खिलाफत कमेटी के सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। हालांकि कहीं 23 नवंबर में रहता है, उतना 23-24 नवंबर देखना है, ठीक है। इस आंदोलन का विरोध सी आर दास ने किया। इनका विरोध विधान परिषदों के बहिष्कार को लेकर था। अबुल कलाम आज़ाद ने अपनी पत्रिका अल हिलाल के माध्यम से इस आंदोलन का प्रचार किया। 1924 ईस्वी में जब तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ तो उसने खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। इस प्रकार खिलाफत आंदोलन का मूल कारण ही समाप्त हो जाने के कारण यह आंदोलन भी समाप्त हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं फिर असहयोग आंदोलन। देखिए इसमें एक क्रम से बताया गया, पहले रोलेट एक्ट आता है 1919 में, फिर आपको 1920 में खिलाफत आंदोलन, फिर असहयोग आंदोलन, ठीक है। तो आपको याद होगा अच्छे से। 1920 ईस्वी में क्या होगा कि कांग्रेस ने कलकत्ता के अपने विशिष्ट अधिवेशन में तथा नागपुर में 1920 ईस्वी के अंत में आयोजित अपने वार्षिक अधिवेशन में गांधी जी के नेतृत्व में सरकार के विरुद्ध जो है संघर्ष की एक नई योजना स्वीकार की। नागपुर अधिवेशन में लगभग 15,000 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान में संशोधन किया गया, ठीक है। फिर सभी न्यायोचित और शांतिमय साधनों से भारतीय जनता द्वारा स्वराज्य प्राप्त करना कांग्रेस के संविधान का उद्देश्य बन गया था। इन साधनों द्वारा किए जाने वाले संघर्ष को असहयोग आंदोलन का नाम दिया गया। लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुए कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। इस आंदोलन के दौरान विद्यार्थियों द्वारा शिक्षण संस्थाओं का भी बहिष्कार किया गया था। 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर संपूर्ण भारत में सार्वजनिक हड़ताल का आयोजन किया गया था। इस आंदोलन का लक्ष्य था पंजाब और तुर्की के साथ हो रहे अन्याय को खत्म करना और स्वराज्य प्राप्त करना। इसका प्रारंभ ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई सर जैसी पदवियों को त्यागने के साथ हुआ था। गांधी ने 1920 ईस्वी में अपनी केसरी हिंद की उपाधि लौटा दी, जिसके पश्चात विधान परिषदों का बहिष्कार प्रारंभ हुआ। जब परिषदों के लिए चुनाव हुए तो अधिकांश लोगों ने वोट डालने से मना कर दिया। विद्यार्थियों और अध्यापकों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। फिर राष्ट्रवादियों ने दिल्ली में जामिया मिलिया और वाराणसी में काशी विद्यापीठ जैसी नई शिक्षण संस्थाएं स्थापित की। लोगों ने अपनी सरकारी नौकरियां छोड़ दी। वकीलों ने अदालतों का बहिष्कार किया। सारे देश में जो है सार्वजनिक हड़तालें हुई।
1921 ईस्वी का वर्ष समाप्त होने के पहले ही 30,000 लोग जेलों में बंद कर दिए गए थे। केरल के कुछ भागों में भी विद्रोह भड़क उठा। ठीक है, कुछ भागों में विद्रोह भड़क उठा। केरल के कुछ भागों में अधिकांश विद्रोही मोपला किसान थे, इसलिए इसे मोपला विद्रोह कहा गया। 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था केरल में, ये भी याद रखिए, ये क्वेश्चन थियरी 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। फिर विद्रोह को बर्बरतापूर्वक कुचल दिया गया। 2000 से अधिक मोपला किसान मारे गए और करीब 45,000 किसानों को बंदी बनाया गया। 1921 में अहमदाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसके अध्यक्ष हकीम अजमल खां थे। इस अधिवेशन ने आंदोलन को जारी रखने का निर्णय लिया और तब असहयोग आंदोलन का अंतिम दौर प्रारंभ हुआ। चौरी चौरा कांड आया है फिर। ठीक है, गांधी जी द्वारा वायसराय को दी गई चेतावनी की समय सीमा पूरी होने से पहले ही उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चौरी चौरा नामक स्थान पर 5 फरवरी 1922 को एक हिंसक घटना घटित हो गई। चौरी चौरा कांड के नाम से चर्चित इस घटना के पश्चात भीड़ ने विरोध स्वरूप पुलिस के 22 सिपाहियों को थाने के अंदर ही जिंदा जला दिया। चौरी चौरा घटना से गांधी जी इतने आहत हुए कि उन्होंने शीघ्र आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय ले लिया। महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को, यानी 5 फरवरी, ठीक एक सप्ताह के बाद क्या हुआ कि बारदोली में कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक बुलाई गई, जिसमें चौरी चौरा कांड के निराकरण, सामूहिक सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन स्थगित करने का प्रस्ताव पारित कराया गया। ठीक है, प्रस्ताव में रचनात्मक कार्यक्रमों पर बल दिया गया, जिसमें कांग्रेस के लिए 1 करोड़ सदस्य भर्ती कराना, सड़कें का प्रचार, राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना, मादक द्रव्य निषेध तथा पंचायतें संगठित करना सम्मिलित आदि थे, ये सब थे। ठीक है, वे नेक्स्ट है ये महात्मा गांधी को 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार कर 18 मार्च 1922 को अहमदाबाद में सेशन जज ब्रूमफील्ड की अदालत में मुकदमा चलाया गया। ठीक है, तो किस जज ने फैसला सुनाया था, तो जज थे ब्रूमफील्ड ने। ये भी क्वेश्चन बन सकता है ना। और 6 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई थी, परंतु 5 फरवरी 1924 को ही क्या हुआ, बीमारी के कारण जो है, कुछ स्वास्थ्य कारणों की वजह से जो है महात्मा गांधी के 6 वर्ष पूरे होने के पहले ही रिहा कर दिया गया। ठीक है, अब है मुस्लिम लीग की स्थापना। 3 अक्टूबर 1906 ईस्वी को आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिमों का एक शिष्टमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला था। 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को जब ढाका में मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की बैठक हो रही थी, तभी इस अधिवेशन को ढाका के नवाब सलीमुल्लाह की अध्यक्षता में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। इस सभा में नवाब सलीमुल्लाह खां, मोहसिन उल मुल्क आगा खां तथा नवाब बाकर उल मुल्क उपस्थित थे। फिर नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। सभा की अध्यक्षता बाकर उल मुल्क द्वारा की गई थी। 1908 ईस्वी में आगा खां को मुस्लिम लीग का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। इसी वर्ष अलीगढ़ अधिवेशन में 40 सदस्यीय एक केंद्रीय समिति की स्थापना की गई एवं इसकी प्रांतीय शाखाएं भी स्थापित की गई। देखिए, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन जो है 1906 ईस्वी में हुआ, ढाका में हुआ। द्वितीय अधिवेशन 1907 में कराची में हुआ था। तृतीय अधिवेशन 1908 में अमृतसर में हुआ था। तो मुस्लिम लीग के अमृतसर अधिवेशन 1908 ईस्वी में मुस्लिमों के लिए सर्वप्रथम पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई थी। ठीक है, 1908 में सबसे पहले पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की गई थी, जिसे 1909 में मार्ले मिंटो सुधारों द्वारा स्वीकृत प्रदान की गई। नेक्स्ट पैराग्राफ पे 1909 ईस्वी के सुधार बिल में पृथक निर्वाचन को स्वीकार कर लिया गया था। यही से भारत में द्विराष्ट्र सिद्धांत का बीज बो दिया गया। 1912-13 में मुस्लिम लीग की राजधानी में एक नई बात देखी गई। इस लीग में यंग पार्टी के कुछ सदस्य तथा मोहम्मद अली, शौकत अली, हकीम अजमल खां और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का उदय हुआ था। इन्होंने मुस्लिम लीग की नीतियों को कांग्रेस की इसकी नीतियों से निकट ला दिया। इन्हीं के प्रभाव में वर्ष 1913 के लखनऊ अधिवेशन में लीग ने स्वराज के लक्ष्य को अपना लक्ष्य लिया। अब लखनऊ पैक्ट की भूमिका तैयार हो गई। 1916 में बाल गंगाधर तिलक के प्रभाव से लखनऊ में उदारवादी और उग्रवादी कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग की संयुक्त बैठक हुई। लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार, जिसको आप AC मजूमदार भी बोलते हैं शॉर्ट में। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पृथक निर्वाचन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, जो आगे के वर्षों में कांग्रेस की एक भूल सिद्ध हुई। ठीक है, ये कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लीजिए रिवीजन के लिए। पहला क्वेश्चन, महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य क्या था, तो जन कल्याण के लिए सक्रियता, यही था राजनीति का उद्देश्य महात्मा गांधी की नज़रों में। फिर नेक्स्ट, गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही जोड़ा गया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन रहा है कि गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, तो कुछ चंपारण सत्याग्रह के दौरान जोड़ा गया है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा था उन्हें। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को हिमालय जैसा भूल बताया था, चौरी चौरा कांड के बाद। देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। किस घटना के बाद जो है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को हिमालय जैसा भूल कहा था, चौरी चौरा कांड के बाद। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने किया था। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी, तो महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी फिनिक्स फॉर्म की स्थापना। ठीक है, कब की गई थी, तो 1904 ईस्वी में। मैं बताया हूँ इससे पिछले वाले वीडियो में, महात्मा गांधी का एक वीडियो, इसमें आप जाकर देख सकते हो। उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी का एक प्रॉपर ही वीडियो बनाया हूँ। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किन समस्याओं के समाधान से संबंधित था, बिहार के नील उत्पादक ईशान से। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी की जो उपाधि दी थी
और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था वह कौन सी थी? केसर हिंद की थी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ऐसा लगा हो तो प्लीज़ 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 बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक एंड कमेंट्स जरूर करें। फॉर मोर लुक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर प्लीज़।